नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया मंच पे। विगत समय में हमारी बात पिछले समय हुई थी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की, कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को हम लोगों ने देखा था। पिछले अध्याय में हमने पाया था कि बृहद्रथ वंश है, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है। इसके अधीन हम पाते हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार दिनों दिन होता गया। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, रिप्लेस किया, यानी उसकी हत्या करके एक नंद वंश के स्थान पर एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी, जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। हमने कहा था कि इतिहास में, भारतीय इतिहास को अगर हम पूरी तरीके से देखें और समस्त सीमाओं का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मौर्यों से बड़ी सीमा किसी की भी नहीं है। वर्तमान में यहाँ पर एक आपको एक मैप दिखाया गया है। ये मौर्य राजवंश में जो प्रथम शासक है, जिसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ये राज्य है। ये ब्लू आक्षेप में दिखाया गया है आपको। इसमें हम देख रहे हैं कि दक्षिण के कुछ क्षेत्र हैं और ये उड़ीसा या कलिंग वाला एरिया है। ये कलिंग है जो कि इसके राज्य में शामिल नहीं है, और दक्षिण भारत का ये क्षेत्र। बाकी हम देखते हैं कि इसकी सीमाएं ईरान से इधर मिल रही हैं। ठीक, फिर हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो असम तक भी इसके क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, यानी कि बंगाल और असम का एरिया भी इसी में शामिल है। उसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। यानी कि यह बहुत बड़ी सीमा वाला राजवंश है। यानी इतनी बड़ी सीमा किसी की भी नहीं रही। राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि मौर्यों की सीमा भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी थी कि उसके लिए मुगल हमेशा प्रयासरत रहे और ब्रिटिश पाने के लिए लड़कते रहे। ठीक, लेकिन कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर पाया। सबसे बड़ी सीमा या जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार था वो कौन है, मौर्य राजवंश से। जब मौर्य राजवंश का हम अध्ययन करते हैं तो दो चार चीजें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। पहला कि मौर्य जो राजवंश था इसका शासनकाल अवधि जो है वो क्या है, तो हम पाते हैं 323 ईस्वी या 324 ईस्वी पूर्व से शुरू होकर 184 ईस्वी पूर्व तक चलता दिखाई दे रहा है। फिर इसके संस्थापक के रूप में अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में इनको बताया गया कि इन्होंने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से क्या किया था, नंद वंश का विनाश किया और एक नवीन राजवंश जिसे मौर्य वंश कहा जाता है उसकी स्थापना की। अब चाणक्य के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है कि चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य और चाणक्य तीन नामों से जाना जाता है। मतलब व्यक्ति एक ही है, नाम तीन है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अब जब भी हम कोई इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम स्रोतों की जानकारी लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से स्रोत हैं जो कि मौर्य या जो भी हम राजवंश पढ़ रहे हो उसके बारे में हमें बताते हैं, क्योंकि सवाल वहां से भी हमारे बहुत आते हैं। अब जरा सा हम आ जाते हैं अपने नोटबुक पर, देखते हैं क्या है। अब मौर्य राजवंश को जानना है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का सबसे पहले यह देखना होगा कि वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से मौर्यों को बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो साक्ष्यों में सबसे पहला जो ऐतिहासिक जानने का जो स्रोत है या इतिहास का जो स्रोत है वो आता है साहित्य से। यानी कि साहित्य में मौर्य वंश के बारे में क्या कहा गया है या कौन सा साहित्य क्या कह रहा है। साहित्य में भी जब सबसे पहले बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। और ब्राह्मण साहित्य में हम पाते हैं कि जो पुराण है, पुराण वो क्या है, मौर्य राजवंश के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। पुराणों में भी हम आएंगे तो कहेंगे विष्णु पुराण, जो कि मौर्य राजवंश के बारे में हमें बृहद जानकारी प्रदान करता है। अब इससे आगे चलेंगे तो हम साहित्यिक साक्ष्य में ही पाएंगे कौटिल्य कृत्य, कौटिल्य। अब कौटिल्य हमने कहा इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा गया, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया, इन्हें ही चाणक्य कहा गया। यानी अभी आपसे बात हुई थी कि एक व्यक्ति है और वो
तीन नामों से भारतीय इतिहास में जाना गया, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। अब बात यह समझने वाली है कि इनके द्वारा कौन सी कृति, तो हम पाते हैं कि इनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र क्या है, तो हम कहते हैं क्या यह आर्थिक पुस्तक है? अर्थशास्त्र नाम है? नहीं, बिल्कुल गलत, सर्वथा गलत। क्या है? यह राजनैतिक व प्रशासनिक पुस्तक है। राजनीतिक या प्रशासन प्रबंध पे लिखी गई पुस्तक है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो हम कहते हैं यह पुस्तक आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? आचार्य चाणक्य के द्वारा। तो चाणक्य ने इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जो कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है? तो हम पाएंगे कि यह पुस्तक यानी कि अर्थशास्त्र पहले ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहली चीज, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दूसरी चीज, इस पुस्तक के अंतर्गत क्या है, तो हम पाते हैं 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण है। फिर इस पुस्तक में लगभग 180 प्रकरण है। क्या? 180 प्रकरण है। यानी कि अर्थशास्त्र का विभाजन 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और साथ ही 4000 श्लोकों में है। कितना? 4000 श्लोक में। अब चूंकि इसलिए अर्थशास्त्र को और ज्यादा हम अहमियत देते हैं कि यह न केवल मौर्य राजवंश के प्रशासन के बारे में, वरन यह चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी यह जानकारी प्रदान करता है। कौन? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का रचयिता कौन, तो हमने कहा कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। एक ही व्यक्ति तीन नाम से जाना गया। दूसरी चीज, किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। कैसी पुस्तक? बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र, वर्तमान समय में हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स होता है, तो इकोनॉमिक्स को भी लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, हिंदी वाले। तो ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र मतलब अर्थ का विज्ञान नहीं, बल्कि किस विषय को लेकर लिखी गई है, तो राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक है या प्रशासनिक चीजों का वर्णन किया गया है। दूसरी चीज, हमने कहा 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक। और अर्थशास्त्र पुस्तक का अगर इससे भी इतर आ जाए कि इसके खोजकर्ता कौन थे, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत पहले लिखी गई है। अब हमने कहा कि इनका शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व या 324 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, यानी कि काफी पीछे की बात है। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे साम शास्त्री, एक विद्वान है साम शास्त्री। ठीक। और अर्थशास्त्र में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि इस पुस्तक के रचयिता चाणक्य या कौटिल्य या आचार्य चाणक्य हैं, बल्कि यह अनुमान लगाया गया है साम शास्त्री के द्वारा। इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? स्वयं आचार्य चाणक्य थे, जो कि 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोकों का एक पुस्तक उन्होंने लिखा। फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, तो हम पाते हैं कि इससे आगे भी कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम पढ़ें या जिनको पढ़ के हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रम में एक अन्य पुस्तक है, नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। ये भी मौर्यों के साहित्यिक स्रोत के रूप में है। यह जो पुस्तक है इसमें चंद्रगुप्त को ब्रिसल बताया गया है। ब्रिसल, ब्रिसल मतलब निम्न जातीय उत्पन्न या निम्न कुल से उत्पन्न व्यक्ति। ब्रिसल शब्द आया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इस पुस्तक की एक खास विशेषता यह है कि यह प्रथम जासूसी पुस्तक है। जासूसी पुस्तक, ठीक है। स्पाई जो बुक होती है ना, वो दुनिया की पहली स्पाई बुक है। फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक और है कथा सरित सागर। तो किसकी है कथा सरित सागर? तो हम पाएंगे सोमदेव के द्वारा रचित। सोमदेव, सोमदेव ने एक अन्य पुस्तक लिखा, नाम था कथा सरित सागर। यह पुस्तक भी मौर्यों के इतिहास में महती भूमिका अदा करती है। फिर इसके आगे एक है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। किसकी? क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। किसकी लिखी गई है? क्षेमेंद्र की। यह भी मौर्यों के इतिहास में भरपूर प्रकाश डालती है। इसके अलावा एक अन्य पुस्तक जो कि मैं कहता हूं बार बार कि अष्टाध्यायी, पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी जो थी प्रथम व्याकरण की पुस्तक थी, और पाणिनि के अष्टाध्यायी पे एक व्यक्ति पतंजलि ने टीका लिखा।
जिसे कहते हैं महाभाष्य। महाभाष्य यानी पातंजलि कृत जो महाभाष्य है वो भी मौर्य राजवंश के इतिहास के बारे में भरपूर जानकारी देती है। तो एक चीज और लिख लेते हैं, महाभाष्य। इसको हटाते हैं, अब ये वाला हो गया होगा आप लोग का, ठीक है। ठीक है, पातंजलि की महाभाष्य यानी कि यह भी पुस्तक जो है वो क्या है, मौर्य इतिहास के बारे में हमें भरपूर जानकारी प्रदान करता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भले पुस्तकें तो बहुत आ गई, जैसे हमने कहा पुराण में भी कहा विष्णु पुराण यानी कि जो वैदिक साहित्य है उसकी बात की, फिर कहा कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, फिर मैंने कहा कि बृहत कथा मंजरी या कथा सरित सागर, या मैंने कहा कि पातंजलि की महाभाष्य। ये सारी पुस्तकें एक साथ तो अगर हम रख दें तो हम पाएंगे कि इनमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। इसीलिए कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल किया। क्या 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 4000 श्लोक, साथ ही साम शास्त्री अर्थशास्त्र को खोजने वाले व्यक्ति। दूसरी चीज, कैसी पुस्तक, राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक, न केवल मौर्य साम्राज्य के शासन सत्ता के बारे में या प्रशासन की जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाते हुए दिखाई दे रही है पुस्तक, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के खुद व्यक्तिगत जीवन पे भी यह भरपूर प्रकाश डालते हुए देखी जा सकती है। इसके अलावा हम पाते हैं कि कुछ बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी हैं जो कि कहीं ना कहीं मौर्य वंश के इतिहास को हमें बताते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में कौन से हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में सिंहली अनुश्रुतियां सिंहली अनुश्रुति में दीपवंश और महावंश इनका नाम लिया जा सकता है। पहली चीज कि दीपवंश और महावंश। फिर महाबोधि वंश एक अन्य पुस्तक है, महाबोधि वंश। इसके अलावा एक अन्य पुस्तक है जो कि मौर्यों के बारे में भरपूर जानकारी देती है, वह बौद्ध पुस्तक कौन है, दिव्यावदान। यानी कि जो ब्राह्मण साहित्य थे, ब्राह्मण साहित्य के बाद हमने कुछ स्वतंत्र साहित्यों को देखा, जैसे विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पातंजलि की महाभाष्य, बृहत कथा मंजरी, फिर कथा सरित सागर। उसके बाद हम पाते हैं बौद्ध ग्रंथों को सिंहली अनुश्रुति जैसे दीपवंश, महावंश, फिर उसके बाद महाबोधि वंश, दिव्यावदान, ये नाम आते हैं। अब बचता है जैन साहित्य। चूंकि जब भी हम साहित्य की तरफ देखते हैं, प्राचीन साहित्य की तरफ, उसमें हम 3 साहित्यों को सीधा शामिल करते हैं। पहली नंबर पे हम कहते हैं कि जो वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य जो है, ब्राह्मण साहित्य के बाद जो जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, उसके अलावा जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई पुस्तकें हैं, जो जैसे कि हमने कहा पातंजलि महाभाष्य, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसी तरीके से हमने कहा क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी या कथा सरित सागर, ये क्या है, ये संपूर्ण मिलकर साहित्यिक स्रोत का निर्माण करती है। अब बचा हुआ जो है वो है जैन ग्रंथ, कि जैन ग्रंथ आखिर कौन कौन से हैं। तो हम पाएंगे कि जो जैन ग्रंथ हैं उनमें हम सबसे प्रमुख रूप से भद्रबाहु का कल्पसूत्र कह सकते हैं, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, इसको हटाते हैं। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ठीक है। इसके अलावा हम जैन ग्रंथों में कह सकते हैं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, ये क्या है, ये दोनों जैन साहित्य हैं। यानी कि अब साहित्यिक स्रोत में हम जान चुके हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास बताते हैं। ठीक, अब विदेशी विवरण को देखते हैं। चूंकि
मौर्य वंश के इतिहास को समझना है तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी विवरण। हम जानते हैं कि मौर्यों के साम्राज्य काफी बड़े थे। हमने अभी आपसे बताया कि उसकी सीमा ईरान तक लग रही है। तो जाहिर सी बात है कि विदेशी बहुत सारे या यूनानियों से भी मौर्यों के संबंध देखे जाते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पहला वैदेशिक विवाहिक संबंध चंद्रगुप्त मौर्य का ही बनता है। सल्यूकस निकेटर की पुत्री है, उसी से क्या करता है, वो विवाह करते हुए देखा जा सकता है, जो कि भारतीय इतिहास में प्रथम वैदेशिक विवाह का उदाहरण भी है। और हम यह भी पाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का अलग अलग राजाओं के साथ संबंध है। बिंदुसार का है, अशोक का है, भिन्न जो भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत राजा हुए या शासक हुए, उनके वैदेशिक संबंध थे। इस क्रम में हम देखेंगे कि यूनानियों से इनके संबंध कुछ ज्यादा ही थे। और जब भी हम बात करते हैं यूनानी स्रोतों की तो हम कहते हैं कि सिकंदर के समय जो यूनानी लेखक या यूनान की जो सामग्री है, जो सिकंदर के आक्रमण के समय जो लिखी गई, और सिकंदर के बाद यानी कि उसके आक्रमण के बाद, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय और उसके बाद, ये दो भागों में यूनानी स्रोतों को हम बांट कर पढ़ते हैं। तो पहली चीज देखते हैं विदेशी विवरण में क्या क्या है। ठीक, साहित्यिक स्रोत में यही है। ठीक, यहीं से जो सवाल होना होगा आपसे पूछा जाएगा। सवाल में सीधा पुस्तक और उसके रचयिता या किस वंश के इतिहास को इंगित करता है उसके बारे में। अब सीधा आगे आ जाते हैं और जरा जानने का प्रयास करते हैं हम विदेशी यात्री विवरण को, कि विदेशी यात्री विवरण में आखिर क्या दिया गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं विदेशी यात्री विवरण। अब विदेशी यात्री विवरण, विदेशी यात्री विवरण में हम पाएंगे कि स्ट्रेबो है, कार्टियस है, डियोडोरस है, एरियन है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, साथ ही नियार्कस है, साथ ही अन्य जो स्रोत हैं जैसे अरिस्टोबुल्स है। ये क्या है, ये वो यूनानी स्रोत हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत और खासकर मौर्य वंश से संबंधित जानकारियों को इंगित किया है। इस क्रम में सबसे पहली बात हम करते हैं स्ट्रेबो और जस्टिन की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक अन्य नाम यानी कि यूनानी नाम देते हैं और कहते हैं सेंड्रोकोटस। उन्होंने जो भी आख्यान लिखा, किसने, स्ट्रेबो और जस्टिन ने, उन्होंने अपने आख्यानों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जिस नाम का प्रयोग किया उसे कहते हैं सेंड्रोकोटस। फिर एरियन और प्लूटार्क, ये दो अन्य विद्वान हैं जिन्होंने अपने आख्यानों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस नाम लिखा। और वहीं फिलार्कस एक अन्य विद्वान है यूनानी जो कि सेंड्रोकोटस नाम देता, सेंड्रोकोटस ये नाम देता है कौन, फिलार्कस, अपने आख्यानों में। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अलग अलग नाम यूनानी स्रोतों में मिलता है। और यूनानी स्रोतों में भी हम पाते हैं जो मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जो सबसे बेहतर जानकारी देता है वो कौन है, तो सबसे पहले कहेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। और उसके पूर्व अगर हम नाम लेना चाहें कि कौन कौन अन्य विद्वान हैं जिन्होंने मौर्य वंश के इतिहास को बताया, तो हम कहेंगे स्ट्रेबो, कार्टियस, अरिस्टोबुल्स, नियार्कस। ठीक, इसके अलावा एरियन, जस्टिन, ये तमाम नाम दिखाई देंगे। ठीक है, यानी एक के बाद एक कई नाम हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, अब इनमें भी हमने कहा कि सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में है वो है मेगास्थनीज की इंडिका, क्योंकि मेगास्थनीज मौर्यों के साथ रहा, यानी मौर्य दरबार में रहा था। और मौर्य दरबार में रहा ही नहीं बल्कि उस मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नगर प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन या सामान्य प्रशासन की चर्चा वो अपने पुस्तक में करता है। और जो उसकी समझ थी उसके अनुसार उसने इंडिका में पिरोने का प्रयास किया, यानी उन्हीं तथ्यों को वो लिखा जो वो समझ पाया। जैसे समाज का विभाजन, वो बताता है कि समाज का विभाजन 7 वर्गों में दिखाई देता है। उसी तरीके से वह बताता है कि नगर प्रशासन को चलाने के लिए क्या है, एक समितियां उत्तरदायी हैं। कहता है
कि 6 समितियां हैं जिसमें 5-5 सदस्य हैं, लगभग 30 सदस्यों के द्वारा नगरीय प्रशासन को संचालित किया जा रहा है। सेना के भी संचालन को वो इसी तरीके से बताता है। यानी कि मेगास्थनीज ने जिस नजरिए से देखा भारतीय समाज को, उसी को उसने लिखने का प्रयास किया। हालांकि कुछ जगहों पे मेगास्थनीज की जो समझ है उसमें अतिशयोक्ति है, यानी कि वो समाज को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया या उस तरीके से नहीं देख पाया जैसा समाज था, मूल रूप में अपने था, बल्कि उसने अपने चश्मे का प्रयोग किया या अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसको जो समझ में आया उसके अनुसार उसने लिखने का प्रयास किया। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि यहां पर मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुछ विशेष नाम प्रयोग किए गए, जैसे एस्ट्रेबो और जस्टिन। यानी कि एस्ट्रेबो व जस्टिन ये क्या है? ये यूनानी विद्वान हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक विशेष नाम का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? सेंड्रोकोटस ये नाम दिया इन्होंने किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। उसी तरीके से कुछ अन्य विद्वान जैसे एरियन और प्लूटार्क, एरियन व प्लूटार्क ये क्या करते हैं? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम देते हैं, क्या? एंड्रोकोटस। यानी कि एंड्रोकोटस। फिर हम देखते हैं कि एक अन्य विद्वान है, कौन? फिलार्कस। फिलार्कस क्या कहता है भाई? तो हम देखते हैं सेंड्रोकोटस कहता है। ठीक है, सेंड्रोकोटस। ये और ये दोनों समानार्थी है, बस कोटस कर दिया गया है, थोड़ा बल दे दिया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये विदेशी यात्रियों का विवरण, जो कि ये वो नाम है जो विदेशी यात्री हैं। साथ ही जो सबसे प्रमुख पुस्तक है इंडिका। ठीक, इसकी बात की जाएगी कि इंडिका में क्या है? मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य सामाजिक जीवन के बारे में जो भी मेगास्थनीज ने समझा उसे अपने कलम के द्वारा पिरोने का प्रयास किया। फिर हम देखते हैं कि यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा गया है, बल्कि यूनानी भाषा में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम दिया, क्या? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस। ठीक है, ये नाम दिया गया। सेंड्रोकोटस नाम स्ट्रेबो जस्टिन ने दिया, एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस दिया, फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस नाम को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा? तो हम जानते हैं एक अंग्रेज विद्वान है, नाम है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने क्या किया कि इन नामों का तदाम्य किससे स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया। तो यहां पे लिख लेंगे कि इन नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को किसने जोड़ा? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत हो गया, विदेशी यात्री विवरण होगा। अब बचता है जो सबसे प्रमुख है, वो है पुरातत्व। क्या पुरातात्विक स्रोत भी मौर्यों के इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं? हाँ, करते हैं। वो कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं उनको समझ लेते हैं, जो कि मौर्य इतिहास को उद्धृत करने का प्रयास करते हैं। तो हम कहते हैं इस काल के पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्यों में हम सबसे प्रमुख रूप से अशोक के अभिलेखों को रख सकते हैं। जब मैं अभिलेखों की बात कर रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि भारतीय पृष्ठभूमि में अशोक प्रथम शासक है जिसने क्या किया था? अभिलेखों को लिखवाना शुरू किया था। और वो किससे प्रभावित था? तो मैंने कहा था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम से प्रभावित था। और दारा प्रथम ने पंजाब की सीमा में सबसे पहले अपना एक अभिलेख खुदवाया था। उसी के तर्ज पे अशोक ने अपने कार्यों को क्या किया? अभिलेखों के माध्यम से सूचित करने का या लोगों में ले जाने का प्रयास किया। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त हम शक महाक्षत्रप, जिसका नाम है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको हम रख सकते हैं। साथ ही हम काले पालिश वाले जो मृदभांड हैं उनको रख सकते हैं। चांदी और तांबे के कुछ पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के हैं जिनके माध्यम से हम जानते हैं क्या? मौर्य वंश का इतिहास। तो जरा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं क्या, पुरातत्व पे। इसमें सबसे प्रमुख है अशोक के अभिलेख। अब अशोक पढ़ेंगे तो उस समय समझेंगे कि अशोक के अभिलेखों की क्या महत्ता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं पुरातात्विक स्रोतों में सबसे प्रमुख हैं। इसमें जो सबसे पहले स्रोत की बात करते हैं तो हालांकि उसमें सबसे जो पहला स्रोत है, कहते हैं कि प्रथम पृथक शिलालेख, द्वितीय प्रथम शिलालेख, यानी कि अशोक के द्वारा जो शिलालेखों की रचना किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपने जब उसके इतिहास को अभिलेखों के माध्यम से हम पढ़ना या समझना शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि अशोक ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरीके का, क्या, जैसे कहते हैं दीर्घ शिलालेख, जरा ध्यान दीजिएगा, दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख। उसके बाद हम इसी क्रम में रख सकते हैं लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। फिर इसके आगे हम जाते हैं तो हम पाते हैं तीसरा दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। फिर उसके आगे लघु स्तंभ लेख। फिर पांचवा अन्य की बात करते हैं, यानी कि दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख तथा अन्य। अब दीर्घ शिलालेख क्या है तो हम कहते हैं दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर ही क्या किए गए थे, उकेरे गए थे या लिखे गए थे। इसमें प्रशासन और धर्म के बारे में भरपूर चर्चा किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। इसमें कुल लगभग 14 बातें की गई हैं। कितनी, 14 बातें की गई हैं। इसमें लगभग कुल 14 बातें की गई हैं। उसके अलावा हम पाते हैं कि ये कहां से प्राप्त हुए तो लगभग 8 स्थानों से, 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 14 बातें और 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। उसी तरीके से लघु शिलालेख तो कहेंगे ये भी उसी तरीके के हैं, लेकिन ये छोटे लेख हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये 20 से अधिक स्थानों से प्राप्त, 20 से अधिक स्थान पे मिले हैं। ठीक है, और इसमें जो बात की गई है उसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की गई है कि अशोक का व्यक्तिगत जीवन क्या था, तो व्यक्तिगत जीवन की यहां जानकारी दी गई है। फिर उसी तरीके से दीर्घ स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। यानी कि दीर्घ स्तंभ लेख जैसे कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली टोपारा, ठीक है, दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख, या इसकी जो कुल संख्या है तो कहते हैं 6 स्थानों से प्राप्त। कितने स्थान से, 6 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यानी कि हम पा रहे हैं कि अशोक ने लगभग क्या किया, शिलालेखों की एक झड़ी सी लगा दी। फिर हमने देखा कि एक विद्वान हुए डी आर भंडारकर, इन्होंने अशोक के शिलालेखों के माध्यम से ही अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। यानी कि यह पहला प्रयास था। अब यानी कि अशोक का शिलालेख जो है पुरातत्व में पहला हमारा बिंदु होता है। दूसरा बिंदु हम कह सकते हैं शक शासक, शक क्षत्रप, रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये क्या है, यह भी कहीं ना कहीं मौर्य वंश के बारे में भरपूर जानकारी देता है। फिर उसके बाद हम पाते हैं काले पालिश वाले मृदभांड, काले पॉलिश वाले मृदभांड। ठीक है, यह भी अशोक के इतिहास को या मौर्यों के इतिहास को भरपूर तरीके से उकेरने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंचमार्क सिक्कों की शुरुआत हुई थी। तो हम कह सकते हैं चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अन्य बातों में यहां पर कि अशोक से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो भी कहीं ना कहीं पुरातत्व में शामिल है। यानी अशोक के अभिलेख, शक क्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख, काले पालिश वाले मृदभांड,
चांदी तांबे के मिले पंचमार्क सिक्के को क्या करते हैं, हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में शामिल करते हैं। अब सीधा हम आते हैं इतिहास पे। स्रोत के बारे में हम जान चुके हैं, अब हमें जानना क्या है? तो हमें जानना यह है कि हमें जब भी मौर्य वंश को पढ़ना है तो मौर्य वंश को हम समान अध्ययन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। पहला काम हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका उत्तराधिकारी हो रहा है बिंदुसार, ये कौन है? और इसके बाद तीसरा, जिसके लिए मौर्य जाने गए, अशोक, यानी कि महान सम्राट। तो ये महान सम्राट जो अशोक है ये कौन है? यानी कि हम 3 शासकों के साथ, इनका लिस्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन हमें मूल रूप से 3 शासकों को समझकर मौर्यों के इतिहास को समझना है। साथ ही हम यहां जानेंगे कि अशोक के बाद अशोक का बौद्ध धर्म से क्या ताल्लुकात है, फिर मौर्यों के सामाजिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति, उसके बाद इनकी राजनीतिक स्थिति, फिर धार्मिक स्थिति और इनके सांस्कृतिक पक्षों को भी जानने का हम प्रयास करेंगे, जो कि पीटी परीक्षा या मेंस परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं अपने पीपीटी पे और एक एक राजवंशों को फिर समाज, धर्म, राजनीति, सैन्य संगठन, विभिन्न जो भी राजनीतिक संरचनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं, सीधा आ जाते हैं अपने पीपीटी पे। देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि मौर्य राजवंश के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। पहला स्रोत हमने बताया आपको कि साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में यह कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य में जो पुराण में है वो है। पहला साहित्यिक स्रोत कौन है? तो पुराण है। पुराण अब कैसे साहित्यिक स्रोत है यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रथम साहित्यिक स्रोत के रूप में कौन है? पुराण है। तो पुराणों की क्या विशेषता है? तो हमने कहा था कि पुराणों में भी कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण ये किसके वंश, राजवंश का इतिहास है? मौर्यों का। फिर कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर सोमदेव का है, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है, महाभाष्य पातंजलि का है। फिर इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। फिर जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। कौन? अर्थशास्त्र। उसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, फिर महाबुद्धि वंश, दिव्यावदान, ये क्या है? ये मौर्य स्रोत है। मौर्यों को जानने के लिए बौद्ध स्रोत है। ठीक है। अब इसके अलावा जैन ग्रंथों में प्रमुख है भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, यानी कि इसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। फिर हमने बात किया था विदेशी यात्रियों का, तो हमने कहा था स्ट्रेबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, ये तमाम नाम जो हैं, जो यूनानी नाम है, किससे जुड़ते हैं? ये कहीं ना कहीं यूनानी क्लासिकल लेखकों का विवरण है जो कि चंद्र मौर्य वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेबो और जस्टिन, वो दो विद्वान जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा और फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा। फिर इन सारे नामों का जो तदाम्य था, यानी कि सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाला जो व्यक्ति था उसे कहते हैं सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स बड़े ही बुद्धिमान और विद्वान व्यक्तियों में से आते हैं। ठीक है। फिर हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात की, इसमें कहा कि इस काल में पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसमें हमने कहा दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, इसी तरीके से गुहा स्तंभ लेखों की चर्चा की, फिर उसके साथ अन्य बातों की चर्चा की। साथ ही हमने कहा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसके अलावा काले पालिश वाले मृदभांडों की बात की गई कि जो काले पालिश वाले मृदभांड थे, जो लिखा गया काले पालिश वाले मृदभांड, इनकी बात की गई। फिर हमने कहा पंचमार्क सिक्के जो कि तांबे या चांदी के बनाए जाते थे, जिन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता था, ये भी हमारे पुरातात्विक स्रोत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। फिर अब आ जाते हैं सीधे शासक पे। तो शासक में जो पहला व्यक्ति है जो शासक के रूप में हमें दिखाई दे रहा है वो कौन है? तो हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है, यहां कर देते हैं, स्पष्ट दिखाई देगा। तो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 300, कहीं कहीं मिलेगा 324, कहीं कहीं मिलेगा 323, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक,
इतना ध्यान रखना है कि 323 या 324 वह काल था जब भारतीय इतिहास में साम्राज्य की भूमिका लिखी जाने लगी। देखिए, हमने अब तक का जो भी इतिहास पढ़ा, हमने कभी यह नहीं कहा कि यह साम्राज्य है, ठीक, हमने वंश की बात की। लेकिन जब मौर्यों को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो साम्राज्य की बात करते हैं। साम्राज्य का मतलब क्या होता है? साम्राज्य आखिर पहले के राजवंशों के लिए क्यों नहीं प्रयोग किया गया? हमने बताया भी कि मौर्यों को साम्राज्य या मौर्य राजवंश को मौर्य साम्राज्य के रूप में इतिहास में बार बार चर्चा किया गया। तो आखिर साम्राज्य के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले साम्राज्य को समझना होगा कि साम्राज्य आखिर किसको कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि साम्राज्य का जो सामान्य मतलब है वह यह है कि एक बड़ा भूभाग क्षेत्र, पहली चीज, यानी कि एक बड़ा भूभाग। दूसरी चीज, जो आसपास की जो सांस्कृतिक राज्य हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। दूसरा, एक केंद्रीकृत सत्ता, ठीक है, यानी क्षेत्र है, सांस्कृतिक आधिपत्य है, सांस्कृतिक आधिपत्य, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या? केंद्रीकृत सत्ता, केंद्रीकृत सत्ता है, ठीक है, केंद्रीकृत सत्ता यानी राजा है, ठीक। और वो कैसा? और साथ ही राजा का खुद का व्यक्तित्व, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, उसका खुद का व्यक्तित्व, यानी राजा का व्यक्तित्व भी मायने रखता है। तो कह सकते हैं क्षेत्र है, सांस्कृतिक आधिपत्य है, केंद्रीकृत सत्ता है, व्यक्तित्व है। तो इन सारी चीजों को संचालित करने के लिए क्या है? आर्मी या सेना भी होगी, एक मजबूत सैन्य संगठन भी होगा। यानी साम्राज्य की कुछ अहर्ताएं होती हैं और उन अहर्ताओं को देखें तब एक साम्राज्य का निर्माण होता है। इस क्रम में हम पाते हैं कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम शासक घनानंद को किसने पराजित किया? तो कहते हैं पराजित करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि 25 वर्ष की आयु में उन चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद जैसे विशाल शासक को पराजित करके मौर्य राजवंश की सत्ता स्थापित करता है। ब्राह्मण साहित्य, खासकर पुराण में, अब मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ब्राह्मण साहित्य की बात की जाएगी तो पुराण की बात की जाएगी। और पुराण, पुराण का मतलब ही होता है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, मनवंतर। ये क्या है? ये पुराण के लक्षण हैं। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं, जो सारे लक्षण कैसे हैं? ऐतिहासिक हैं। और मैंने यह भी आपसे कहा था कि जो भी पुराण लिखे गए हैं वो भविष्य शैली में लिखे गए हैं। 18 पुराण, और कहीं ना कहीं वो भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में ही है, ठीक। अब देखते हैं तो हम पाते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहकर संबोधित किया गया। क्या? शूद्र, यानी उसकी जाति शूद्र बताई गई। फिर हम कहते हैं बौद्ध व जैन ग्रंथों में उसे क्षत्रिय कहकर संबोधित किया गया। जैन और बौद्ध ग्रंथ क्या कह रहे हैं? यह क्षत्रिय था, जबकि जो ब्राह्मण साहित्य है वो शूद्र कहकर संबोधित कर रहा है। वहीं विशाखा दत्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, आने की संभावना है, प्रोएबल क्वेश्चन है। क्या? कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द ब्रिसल या निम्न जातीय शब्द को बताया गया या निम्न जाति से उत्पन्न कहा गया है, ठीक है। एक मिनट में अपनी क्लास थोड़ा यहां रोकता हूं। रिकॉर्डिंग कर रहा है। पूरी बात तो होने देते।
चलिए तो आ जाते हैं। हमने कहा था कि भाई गुरु अपने गुरु चाणक्य की सहायता से क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य सत्तासीन होता है। और सत्तासीन होने के बाद हम कहते हैं कि जब वो सत्तासीन हुआ उस समय उसकी आयु महज 25 वर्ष थी। लेकिन अब जैसे कि हम इतिहास की स्थापना को पढ़ते हैं कि भाई मौर्य वंश का इतिहास बना, या मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो किस जाति या किस वंश से बिलोंग करता है या किस वर्ण का है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि ब्राह्मण जो साहित्य है चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानता है, यानी शुद्ध वर्ण का मान रहा है। वहीं बौद्ध और जैन जो ग्रंथ है उसे क्षत्रिय वर्ण का कहकर संबोधित करते हैं। वहीं विशाखा दत्त कृत जो मुद्रा राक्षस है उसमें क्या कहा गया है, ब्रिशल। ब्रिशल यानी कि निम्न जातीय या निम्न कुल उत्पन्न। जो भी हो, बात तो इतना कंफर्म था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो भी था लेकिन वह ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ग से नहीं आता था, वह निम्न वर्ग या निम्न जातीय से आता था। दूसरी चीज यहां पर यह भी ध्यान देनी होगी कि जिस चंद्रगुप्त मौर्य को हम पढ़ रहे हैं उसमें यूनानी स्रोतों में उसके जाति या वर्ण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी यह माना जाता है कि मयूर पालने वाली, मयूर यानी कि मौर्य वंश, यानी कि एक मौर्य वंश है, मौर्य वंश जो कि मयूर पालन से जुड़ा हुआ एक जाति है, उसी से चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपके लिए जो एग्जाम के लिहाज से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्यों, मैंने कहा कि यह विश्व की प्रथम जासूसी पुस्तक है, षड्यंत्र आधारित पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द दिया गया है, क्या, ब्रिशल शब्द दिया गया है। और ब्रिशल का मतलब ही होता है निम्न कुल से उत्पन्न या निम्न कुल का उत्पन्न व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि वह नंद को रिप्लेस करता है और उसके बाद अपनी सत्ता अधिग्रहित करता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य वह एक निम्न जातीय या निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति है, ठीक। अब यहां से इतिहास हमारा शुरू होता है कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया क्या। 25 वर्ष की अवस्था यानी कि अल्प आयु में उसने सत्ता को अधिग्रहित किया और उसके शासन प्रशासन में सहयोग के लिए उसने जिस व्यक्ति का साथ लिया उनका नाम था आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को हम भारतीय इतिहास में दो अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे मैंने अपने अध्ययन के प्रारंभ में ही कहा कि उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र कैसी, तो कहे 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 4000 श्लोकों की किताब, जिसकी खोज साम शास्त्री के द्वारा की गई। और साम शास्त्री ने बताया कि आचार्य अपने समय के बड़े कूटनीतिज्ञों में से एक थे, एक नीतिज्ञ व्यक्ति, एक नीति के निर्माता के रूप में देखे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि चाणक्य की सहायता से इसने पूरे भारत को क्या किया, एक साम्राज्य, एक छत्र के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। अब देखिए इस क्रम में हम पाएंगे कि एक यूनानी लेखक है जिसका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख की सेना लिया और समस्त भारत को क्या किया, उसने रौंद दिया या रौंद डाला, उस पर अधिकार कर लिया। जस्टिन भी इसी तरह के विचार को प्रकट करता है, यानी कि प्लूटार्क की बातों पे सहमति लगाता है। इस बात में कोई संशय नहीं, कुछ भी हो, जो भी हो, कुछ भी हो या जो भी हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ी सेना की संरचना की थी, एक बड़ी सेना का गठन किया था और गठन के बाद उसने क्या किया, समस्त भारत को रौंद दिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल क्षेत्रीय राजाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया, क्योंकि हमने कहा था कि मौर्य साम्राज्य और साम्राज्य की विशेषता मैंने बताया था आपको कि छोटी छोटी संस्कृतियों पे क्या अपना आधिपत्य करना, उन्हें एक केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत लाना, एक बड़े क्षेत्र या बड़े भूभाग पे अधिकार करना। फिर हम पाते हैं कि यह अधिकार न केवल भारत भूमि के साथ रहा बल्कि भारत भूमि के इतर भी मौर्यों ने सोचना शुरू कर दिया। यानी कि हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही, यानी कि पूर्व संध्या में ही हम देखते हैं कि सिकंदर जैसे व्यक्ति का भारत में आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था तो सिकंदर ने भारत के कई पश्चिमी या पश्चिमोत्तर प्रदेशों में अपने विजय के झंडे गाड़े थे। यानी कि उसके अंतर्गत, सिकंदर के अंतर्गत क्या था, पश्चिम या पश्चिमोत्तर का हिस्सा चला गया था, कुछ राज्य चले गए थे। वहां पे हम देखते हैं कि
चंद्रगुप्त मौर्य उन पश्चिमोत्तर राज्यों को लेने की अपील करता है। इस क्रम में हम पाते हैं कि 305 ईस्वी पूर्व में एक बड़ी घटना घटती है और भारतीय इतिहास की शायद सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। उस काल देश परिस्थिति में क्या वह सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर कौन? तो वो सिकंदर का सेनापति और उत्तर पश्चिम में जो भारतीय राज्य जो जीते गए थे उन्हीं का गवर्नर था। बाद में जब सिकंदर मरा तो ये संपूर्ण साम्राज्य का अधिपति हो गया और उसने क्या किया, उसने पुनः उसे अपने कब्जे में रखने का प्रयास किया और चंद्रगुप्त मौर्य उन प्रदेशों की स्वतंत्रता चाहता था। इसलिए दोनों के मध्य एक युद्ध हो गया और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। अब पराजित हुआ तो पराजित होने के बाद दोनों के मध्य एक संधि हुई। संधि क्या थी? अब कोई भी राजा लड़ता है तो युद्ध होता है, तो युद्ध के बाद युद्ध विराम के लिए संधि की जाती है। संधि की कुछ शर्तें होती हैं। इस संधि की क्या शर्तें हैं या संधि किस तरीके की है, तो हम पाते हैं कि इस संधि के परिणाम स्वरूप सिकंदर का जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। प्रथम वैदेशिक विवाह का उदाहरण इतिहास में कभी भी अगर प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी पूछा जाए आपसे कि प्रथम वैदेशिक विवाह भारत में किस शासक ने किया, तो बहुत लोग राजीव गांधी मार के चले आते हैं। ऐसा गलती मत करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम वैदेशिक विवाह का उदाहरण कहां से हमें दिखता है? चंद्रगुप्त मौर्य से दिखता है। और क्या दिखता है भाई? तो हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम वैदेशिक विवाह किया और न केवल वैदेशिक विवाह बल्कि उसके अलावा अन्य चीजें, जैसे हम कहेंगे कि 500 हाथी के बदले एरिया मतलब हेरात, अराकोसिया यानी कांधार, जोडोसिया यानी मकराना, पेरपिंडाइस यानी काबुल, यानी कि एरिया हेरात का क्षेत्र, कांधार का क्षेत्र, मकराना और काबुल का क्षेत्र क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से ले लिया कि भाई ये 4 क्षेत्र मुझे दे दो। ठीक, किस स्वरूप? तो कहा गया कि यह क्षेत्र एज ए दहेज ले लिया गया, साथ ही रिटर्न गिफ्ट दिया गया। और रिटर्न गिफ्ट क्या था? तो कहें 500 हाथी। चूंकि यूनान में हाथी नहीं होते थे और यूनान में एशियाई हाथियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, उनको एशियाई दैत्य कहते थे क्योंकि ये आकार में काफी बड़े होते हैं। हाथी युद्ध में सबसे अगले क्रम में रखे जाते थे, जो कि क्या करते थे? अपनी पिछली आर्मी की रक्षा करते थे। लेकिन इतिहास में इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों के मध्य युद्ध हुआ, युद्ध के बाद एक संधि हुई। संधि में हम पाते हैं कि 4 राज्य सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया गया। ये 4 राज्य इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पहला एरिया यानी हेरात, दूसरा अराकोशिया यानी कांधार, जोडेसिया यानी मकराना और चौथा पेरपिंडाइस यानी काबुल। बदले में रिटर्न गिफ्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? अब चूंकि रोटी बेटी का नाता जुड़ गया, अब रिश्तेदार हो गए, तो यहाँ पे 500 हाथी रिटर्न गिफ्ट के बदले में दे दिया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर हम पाते हैं कुछ अन्य चीजें, जैसे दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, 4 प्रांत दहेज के रूप में दिए गए और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया। और मेगास्थनीज ने जो मौर्यों की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजों का वर्णन किया है, वही इंडिका के रूप में क्या है? हमारे सम्मुख है, जो कि मौर्य वंशीय इतिहास को समझने में हमारी भरपूर सहायता करता है। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों देशों के मध्य संबंध स्थापित हुआ और मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया गया। ठीक, अब हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो मैंने कहा था कि उत्तर पश्चिम में यह ईरान यानी फारस और पूरब में बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से शुरू होकर हम पाते हैं कि दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक ये क्षेत्र बटा हुआ है। अगर हम
एक बना लें चौहद्दी क्रम, तो हम कहेंगे कि उत्तर पश्चिम में सबसे ईरान की सीमा दिखाई दे रही है, यानी ईरान से इसकी सीमाएं लग रही है। पूरब में बंगाल और उत्तर में कश्मीर, वहीं दक्षिण में जब हम आते हैं तो उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय, यानी कि इन सारी चीजों की पुष्टि भी तो होनी चाहिए कि आखिर सीमाएं थी तो किस हद तक थी, या साम्राज्य का विस्तार हुआ तो किस हद तक हुआ, या क्या विस्तार का क्या अपना प्रयोजन था। तो हम देखते हैं कि जो उत्तरी कर्नाटक है, इसकी सीमा, चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा उत्तरी कर्नाटक यानी कि दक्षिण तक जाती थी। इस बात की पुष्टि दो पुस्तक है वो करते हैं। कौन? आहनानूर और मुरनानूर। ये क्या है? आहनानूर और मुरनानूर ये तमिल ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा, ये तमिल ग्रंथ हैं। आहनानूर और मुरनानूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में बताते हैं। प्रश्न आपसे हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी किसके द्वारा मिलती है, तो कहते हैं आहनानूर और मुरनानूर। ठीक, फिर अशोक के अभिलेख भी इस बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि अशोक के ढेर सारे अभिलेख भी दक्षिण की तरफ पाए गए हैं, और जाहिर सी बात है कि अभिलेख वही मिले हैं जो राज्य या साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत था। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की बात की गई, वहां पर महाअस्थाना अभिलेख है। और मजे की बात यह है कि मौर्यों के राज्य में या मौर्य के समय हम देखते हैं कि जब दुर्भिक्ष आया तो दुर्भिक्ष से लड़ने के लिए मौर्य शासकों ने कई जगह अन्नागार की स्थापना की थी। उनमें महाअस्थाना भी एक अन्नागार है, यानी महाअस्थाना बंगाल में पड़ने वाला, वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है ये। और वहां पर क्या किया गया था? दुर्भिक्ष से निपटने के लिए अन्नागार की स्थापना की गई थी, और वहां पर अभिलेख भी अंकित है कि मौर्यों के अंतर्गत क्या है, यह राज्य शामिल था। फिर अपने अंतिम चरण में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि हो गया, यह जैन धर्मावलंबी था, जैन मुनि हो गया, और इसने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर दिया। यानी हम पाते हैं सिंहासन किसको मिला? तो बिंदुसार। बिंदुसार कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, उसके पक्ष में सिंहासन का परित्याग करता है। और एक जैन मुनि है, नाम है भद्रबाहु, याद रखिएगा। जैन मुनि किससे दीक्षा लेता है? जैन मुनि भद्रबाहु से। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया, और श्रवण बेलगोला, ये कहां पड़ता है? मैसूर। मैसूर में 298 ईस्वी पूर्व में क्या करता है? वो उपवास द्वारा अपने शरीर का परित्याग करता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि उपवास द्वारा जो शरीर का परित्याग जैन धर्म में किया जाता है, उसे एक सामान्य विधि नाम दिया गया, क्या? संलेखना। ध्यान रखिएगा, क्या है? संलेखना। इसी को कहते हैं संलेखना। अब पूछ ले कि वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग किया था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं था। और कहां? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहां? मैसूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज हो गई थी। तो हम देखते हैं जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की शासन काल के, हम कहते हैं अंतिम में, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और इसी अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? राज सिंहासन का परित्याग किया था और मैसूर की तरफ बढ़ गया, और संलेखना विधि द्वारा जाकर धीरे धीरे अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक नवीन शासक, एक मजबूत शासक बिंदुसार के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बिंदुसार को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिंदुसार का क्या महत्व है भारतीय इतिहास में। ठीक है, तो देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार को भारतीय इतिहास में दो रूपों में जाना गया। पहला, चंद्रगुप्त का पुत्र और अशोक का पिता। ठीक, चंद्रगुप्त का पुत्र और अशोक का पिता। इसने बहुत बड़े साम्राज्य की तो स्थापना नहीं की कि चंद्रगुप्त की कार्यप्रणाली को इसने बहुत आगे बढ़ाया हो, लेकिन कहते हैं कि वह भी पुत्र योग्य है जो अपने पिता के बनाए बड़े साम्राज्य को स्वतः या उसी स्थिति में स्थापित रखता है, या उसको उसी तरीके से अक्षुण्ण बनाए रखता है। बिंदुसार वही शासक है। उसने कोई बड़ा राज्य तो नहीं जीता,
कोई बड़ी साम्राज्य की स्थापना तो नहीं की, बल्कि अपने पिता के द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था उसे ही अक्षुण्ण बनाए रखने में कामयाब रहा। यह भी इसकी एक उपलब्धि थी। साथ ही जब हम बिंदुसार को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो संबंध, जो वैदेशिक संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के यूनान या आसपास के राज्यों तक थे, उसमें इसने इजाफा कर दिया। इसने अपना संबंध मिस्र के शासक से, सीरियन नरेश से बनाया, साथ में यूनानी शासकों से, यानी कि सीरिया, मिस्र, यूनान, ये जितने भी राज्य थे ये इसके साथ इसके राजदूत के आदान प्रदान का संबंध था। यानी कि उन राज्यों से इसके वैदेशिक संबंध बहुत अच्छे बताए गए हैं। अब आते हैं, जरा सा देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और परीक्षा के लिहाज से किस किस तरीके के प्रश्न बिंदुसार से पूछे जा सकते हैं। पहला चीज, जैसा कि मैं कहता हूं, इतिहास में तिथि इंपॉर्टेंट है। 298 ईस्वी पूर्व से लेकर यह लगभग 272 ईस्वी पूर्व तक मौर्य सत्ता पे सत्तासीन होता है, यानी पाटलिपुत्र की सत्ता बिंदुसार के हाथ में आती है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात शासक बनने वाला दूसरा मौर्य शासक है, यानी यह दूसरा शासक है जो मौर्यों की सत्ता को क्या करता है, हस्तांतरित करता है। फिर यूनानी लेखों में या यूनानी लेखकों ने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से यूनानी स्रोतों ने बिंदुसार के लिए भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे उसका नाम है अमित्रोचेटस, जिसका संस्कृत भाषा में रूपांतरण किया गया तो नाम आया अमित्रघात। क्या आया? अमित्रघात। वायु पुराण में इसे कहा गया, नाम दिया गया मद्रसार। क्या नाम दिया गया? मद्रसार। फिर जैन ग्रंथों में इसे नाम दिया गया सिंहसेन। सिंहसेन, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिंदुसार के हमें बिंदुसार के अलावा 3-4 नाम दिखाई पड़ते हैं। भाई क्या नाम हुआ? तो मैंने कहा अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस कौन बोलता है? यूनानी लेखक। फिर अमित्रघात उसी का हिंदी रूपांतरण है। फिर वायु पुराण में मद्रसार। फिर जैन ग्रंथ सिंहसेन, यानी सिंहसेन, मद्रसार, अमित्रोचेटस, ये जितने भी नाम हैं ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, और वो कौन है? बिंदुसार है। अब बात करते हैं बिंदुसार के समय की। तो बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ क्या था? मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस और डायोनिसस, ये 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए। यानी कि भाई वैदेशिक संबंध होगा तभी तो राजदूतों का आदान प्रदान होगा। तो हम इस पाते हैं कि डायमेकस और डायोनिसस, ये 2 विदेशी राजदूत हमें बिंदुसार के दरबार में दिखाई देते हैं। एस्ट्रेबो के अनुसार कहता है सीरियाई शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत क्या किया था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और हम यह भी जानते हैं कि बिंदुसार के समय में मिस्र का एक शासक है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इसका भी एक राजदूत डायोनेसियस आता है, जो क्या करता है? मौर्य दरबार में रहता है और मौर्य दरबार के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि सीरियाई शासक और मिस्र शासक, जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा, यूनान के साथ तो संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, लेकिन मिस्र और सीरिया के साथ भी संबंध बिंदुसार के समय बना। यानी कि ये 2 नवीन संबंध उसने स्थापित किए। साथ ही इनके राजदूतों को भी अपने राज आश्रय में शरण दिया। फिर डायोनिसस संभवतः मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। चूंकि ये नाम एक जैसे हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला नाम डायमेकस, अब डायमेकस कौन? सीरियाई शासक एंटियोकस का राजदूत। दूसरा डायोनिसियस, डायोनिसियस कौन भाई? तो कहते हैं टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, यानी मिस्र का शासक, उसका राजदूत। और एक नाम है डायोनिसस। डायोनिसस कौन? तो डायोनिसस अशोक के समय आने वाला राजदूत। ठीक, इसको थोड़ा एकदम कंफर्म करके रखिएगा, कहीं हौच पौच ना हो कि भाई डायमेकस की जगह डायोनिसियस आ गया, डायोनिसियस की जगह हमने डायोनिसस को कर दिया। तो नाम में अंतर ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक अन्य नवीन तथ्य दिखाई देता है। क्या? कि एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी
लेखक है जो कि बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार का विवरण दिया है। और विवरण क्या है? विवरण बड़ा ही रोचक कहानी के रूप में है। कहते हैं कि इसमें भारतीय शासक बिंदुसार ने सीरियाई शासक से 3 चीजों की डिमांड की थी। क्या डिमांड था? तो कहते हैं कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने कहा कि मुझे मीठी मदिरा दे दो, या मीठी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। ठीक, कहा मदिरा मिल जाएगी, अंजीर मिल जाएगी, दार्शनिक नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार यूनान का जो राज्य है वो दार्शनिकों का आयात या निर्यात नहीं करता है। तो उसने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर दे दिया, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। ठीक, तो इससे ऐसा नहीं है कि मना कर दिया तो अब युद्ध होगा, तलवारें निकलेंगी, नहीं, वो उसका कानून है। उसने अपने कानून का हवाला भी दिया कि हमारे यहाँ यूनानी कानून है और यूनानी कानून के अनुसार हम दार्शनिकों का क्रय विक्रय या आयात निर्यात नहीं करते हैं, सीधी बात। ठीक, फिर सीरियाई सम्राट ने 2 चीजों को भिजवा दिया और तीसरी चीज को देने से मना कर दिया। फिर दिव्यावदान एक ग्रंथ है। दिव्यावदान कैसी ग्रंथ है? तो पूर्व में ही कह चुके हैं कि यह बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हो गया। क्या? 2 विद्रोह। अब देखिए, इसमें कहते हैं कि जब विद्रोह होता था तो आर्यपुत्र या कुमार को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता था। अमूमन जैसे मैं आपको प्रशासनिक संरचना पढ़ाऊंगा मौर्यों की, तो मैं बताऊंगा कि साम्राज्य में सबसे बड़ा कौन है? किंग है। और साम्राज्य कई चक्र में बटा हुआ है। चक्र किसको कहते हैं? राज्यों को चक्र कहकर संबोधित किया गया है मौर्य साम्राज्य में। और प्रत्येक राज्य या प्रांत का जो अधिपति होता था उसे आर्य कुमार या कुमार कहकर संबोधित किया गया है। तो आर्य कुमार या कुमार के निर्देशन में जो राज्य नहीं थे, यानी कि जिन राज्यों में क्या था, राजा के विश्वास पात्र कोई व्यक्ति होता था, वहां पर विद्रोह हुआ। तो उस क्रम में जो सबसे पहला विद्रोह है वो तक्षशिला में हुआ। यहां 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। हम जानते हैं कि जब बिंदुसार की बात करते हैं तो हम कहते हैं बिंदुसार की 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। और उसी में हम जानेंगे जब अशोक को पढ़ेंगे कि 16 रानियां और 101 पुत्र में 2 ही ऐसे थे जो जीवित रहे, बाकी 99 को अशोक ने ठिकाने लगा दिया था। और कहा? तो कहते हैं पाटलिपुत्र में एक जगह है कदम कुआं, वहीं पर 99 भाइयों को काटकर फेंका गया। इस बात की भी जानकारी बौद्ध स्रोतों से ही पता चलती है। क्योंकि जब अशोक का हम अध्ययन करते हैं तो अशोक को अध्ययन करते समय हम अशोक को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक चंड अशोक, दूसरा धम्म अशोक। चंड अशोक कब? जब वो अपने विजय अभियानों में व्यस्त है। और धम्म अशोक कब? जब वह तलवार रख देता है, हिंसा की नीति का परित्याग करके अहिंसक नीति पे चलता है और सत्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए क्या करता है? वो धम्म यात्रा शुरू करता है। तो उस समय की बात, यानी कि चंड अशोक और धम्म अशोक में जब विभाजित करके पढ़ेंगे तो अशोक के ढेर सारे हमारे सामने स्वतः खुल के आ जाएंगे। फिलहाल हमारा जो वैचारिक बिंदु है वो यहां पर है कि विद्रोह हुआ। कहां विद्रोह हुआ? तक्षशिला में। तक्षशिला में 2 विद्रोह। यही नहीं, बात यही नहीं रुकती है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ और रुक गया, उज्जैनी में भी विद्रोह हुआ। उज्जैन में भी बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन दोनों जगहों पर विद्रोह हुआ। और बाद में क्या करना पड़ा कि तक्षशिला और उज्जैन में वहां के जो सामान्य प्रांतपति थे उनको हटाकर बिंदुसार को एक जगह सुसीम को और एक जगह अशोक को एज ए गवर्नर रखना पड़ा। ठीक, यह भी इतिहास में उल्लेख किया गया है। दूसरी चीज, अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि बिंदुसार जो स्वयं बिंदुसार जो था वो ना तो बौद्ध था और ना ही जैन था। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन था, अशोक जो था वो बौद्ध था, अब बिंदुसार क्या था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी भी निवास करता था। यानी आजीवक पूरी तरीके से भाग्यवादी। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं
जब हम लोग ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धर्म पढ़ा था, तो आप जाइए उसमें, उस लेसन को खोलिए, उस चैप्टर में उस जो लेक्चर दिए गए हैं उसमें आपको पता चलेगा कि आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है मक्खलीपुत्र गोसाल, क्या उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में। जो भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं होगा वो आकर भी भाग जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये पूरी तरीके से भाग्यवादी हैं, ये मानते हैं कि जो भी घटित होना है वो क्या है, पहले से निर्धारित है, निश्चित है, उसी के अनुसार घटेगा। हाथ पैर चलाने का या उस दिशा में कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये चीज हम समझ गए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन थे और उनका पुत्र जो बिंदुसार था वो आजीवक था। अब बात इतिहास के सबसे बृहद राजा या सम्राट के बारे में। चूंकि भारतीय इतिहास में सम्राट कहकर सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को संबोधित किया गया। प्रथम व्यक्ति थे सम्राट अशोक और दूसरा सम्राट अकबर। इनके अलावा सम्राट शब्द किसी के लिए नहीं आया है। तो सम्राट कहने का क्या मतलब है, खासकर जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो अशोक के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो अब ये अगला मैप आया आपके पास, ये भी एक मानचित्र है जो प्रदर्शित किया गया है और लिखा गया है मौर्य एम्पायर, और ये बताया गया है कि यह 250 बीसी का है। यानी कि कह सकते हैं कि 273 से लेके 232 ईस्वी पूर्व तक जिस राजा ने भारतीय या मगध की सत्ता पे शासन किया उसका नाम सम्राट अशोक है, और उसी के राज्य सीमाओं को यहां पर अवलोकित किया गया है, मैप के माध्यम से दिखाया गया है। हमने कहा था जो शुरुआती मैप मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने दिखाया था यहां पे आपको कि इनकी जो सीमा है, ठीक है, हमने बात की थी जब शुरुआती, तो कहा था यहां पे तोसली या उड़ीसा या कलिंग को चंद्रगुप्त मौर्य के शुरुआती सीमा में नहीं दिखाया था। हमने बात की थी नंद वंश की, तब मैंने कहा था कि घनानंद वह शासक था जिसने कलिंग पे अधिकार किया था। कलिंग एक विद्रोही राज्य है, जैसे ही केंद्रीकृत सत्ता कमजोर होती है कलिंग तुरंत क्या करता है, कलिंग अपनी स्थिति को स्वतंत्र घोषित कर देता है। हम पाते हैं कि अगर उत्तर भारत में कोई बड़ी सत्ता रही, मजबूत और केंद्रीकृत सत्ता रही, उसने ही क्या किया, कलिंग को अधिग्रहित किया। उसी क्रम में जैसे महापद्मनंद या घनानंद के बाद हम पाते हैं अशोक के समय कलिंग आ गया। कब, 261 ईस्वी पूर्व में। उसकी भी एक अपनी स्टोरी है, उसकी भी अपनी एक बात है, वहां भी तथ्य हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके पूर्व हम देखते हैं कि दक्षिण के लगभग उत्तरी कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, अशोक के अंतर्गत। यानी कि बिंदुसार के समय तलवार थमी थी, लेकिन जब अशोक ने शासनकाल अपना शुरू किया तो क्या किया, पुनः मगध के विजय साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए तलवार उठा लिया। ठीक, अब यहां पर हम चलते हैं और देखते हैं अशोक के बारे में जो अन्य तथ्य हैं। हम जानते हैं अशोक किसका पुत्र है, तो अशोक बिंदुसार का पुत्र है। बिंदुसार की कभी इच्छा नहीं थी कि अशोक शासक बने। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो इस समय तक अभी स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता था कि पिता अपने बड़े पुत्र को ही राज्य सत्ता पे आसीन होने के लिए आमंत्रित करता था। इस क्रम में अगर इस बात की सच्चाई को समझें या उन तथ्यों पर अगर हम ध्यान दें तो हम यह जरूर कह सकते हैं कि बिंदुसार का जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम सुसीम था। हमने कहा था कि बिंदुसार की कुल कितनी रानियां हैं, बिंदुसार की लगभग 16 रानियां हैं। पुत्रों की संख्या कितनी है, 101 है। इस तरीके का जो जानकारी मिलता है हमें वो कहां से, बौद्ध स्रोतों से मिलता है। अशोक का एक ही सगा भाई है जो उसकी मां सुभद्रांगी से जन्मा हुआ है, क्योंकि बिंदुसार की अनेक पत्नियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसमें जिस पत्नी से अशोक पैदा हुआ था उसका नाम था सुभद्रांगी। कहते हैं एक ब्राह्मण कन्या थी और उसी से बिंदुसार ने विवाह किया था, और उस ब्राह्मण कन्या सुभद्रांगी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक का नाम था अशोक और दूसरे का नाम था विक्ताशोक। ठीक है, 16 रानियों में एक रानी। ठीक, अब देखिए जरा, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध क्या किया, मगध की सत्ता का हस्तांतरण किया कि नहीं।
यहां पे योग्यतम की उत्तरजीविता चलेगी, जो योग्य होगा वही शासन सत्ता संभालेगा। यानी कि वो सुशील से अपने आप को ज्यादा काबिल मानता था। साथ ही अगर जनाधार की बात करें तो उस समय जो लोगों की इच्छा थी या जो जन का जो मत था वो भी अशोक की तरफ ही दिखाई देता है, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। ठीक, सिंहली अनुश्रुतियां, सिंहली अनुश्रुतियों में मैं हमेशा कहता हूं दो पुस्तक हैं, दीपवंश महावंश। अगर इनके आख्यानों को ले ले तो ये कहते हैं 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, और 99 भाई की हत्या किया तो एक ही जगह डाला, एक ही कुआं में। ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। ठीक, कहां? कदम कुआं, पटना। ठीक, आगे एक ग्रंथ है महाबुद्धि वंश, और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध किया। लगभग 4 वर्ष तक क्या किया? वह सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा, और 4 वर्ष के बाद 269 ईस्वी पूर्व में हम पाते हैं कि अशोक ने साम्राज्य को अधिग्रहित कर लिया। यानी जो सत्ता के लिए आपसी गृह युद्ध था, जो संघर्ष था, जो भाइयों के बीच संघर्ष था, उस संघर्ष में अशोक क्या हुआ? विजयी हुआ, और उसने अपना विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में कराया। कब कराया? 269 ईस्वी पूर्व में। यानी बिंदुसार के मरने के बाद 4 वर्षों तक मौर्य सत्ता जो थी क्या थी? शासक विहीन थी। कारण आपस में ही इन 101 भाइयों ने क्या किया था? युद्ध छेड़ दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी जो है हमें दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियों से मिलती है। किससे मिलती है? दिव्यावदान से भी और सिंहली अनुश्रुतियों से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि खासकर बीपीएससी, जो लोग बीपीएससी वाले हैं वो लोग ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, सम्राट अशोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर बार पूछता है, हर 1 साल के बाद मौर्य वंश से संबंधित जरूर सवाल पूछता है। तो बी अलर्ट, यूपीपीसीएस वाले बी अलर्ट, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में से प्राप्त कुछ अभिलेख हैं। एक है मास्की, एक है गुर्जरा, एक है नेत्तूर, एक है उदयगोलम। तो कहते हैं मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम वह अभिलेख है जहां पे अशोक ने अब अपने अभिलेखों में अपना नाम अशोक दिया है। ठीक, तो ये पूछ सकता है कभी भी कि अशोक ने अपने किन किन अभिलेखों में अपना नाम अशोक दिया है, या वो स्पष्ट रूप से अपने नाम का उल्लेख करता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम ये 4 अभिलेख हैं जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन पुराण भी क्या इसी नाम की पुष्टि करते हैं? तो हम कहते हैं कि पुराण, खासकर विष्णु पुराण, जो कि मौर्यों के इतिहास को जानकारी देने वाला एक समुचित स्रोत है, वो कहता है कि अशोक का नाम अशोक नहीं बल्कि उसका नाम अशोक वर्धन के रूप में उल्लेखित करता है। किसके रूप में? अशोक वर्धन के रूप में। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में अपने नाम के आगे एक उपाधि लगाता है। क्या? देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय। ठीक, देवानाम प्रियदर्शी। तो कहते हैं कि देवताओं का प्रिय। इस तरीके की उपाधियां ईरानी शासक अपने राजत्व को भव्य बनाने के लिए किया करते थे, अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए कि नहीं, राजा का राजत्व क्या है। क्योंकि एक राजा उपाधि क्यों लेता है? अपने राजत्व को क्या करने के लिए? भव्य विशाल बनाने के लिए। वो सामान्य जन से अलग है, इसलिए बड़ी बड़ी उपाधियां ली जाती हैं। ठीक, उसमें बताया जाता है कि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो उसकी नहीं बल्कि स्वयं भगवान की इच्छा है, और देवता की इच्छा से ही सब कुछ कर रहा है। इस तरीके का जोतवाचन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि राज्याभिषेक से पूर्व जो था अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वह उज्जैन का राज्यपाल भी रहा अपने राज्याभिषेक से पूर्व। और कलहड़ की राज तरंगिणी जो है, कहे ना कि भारत की पहली विशुद्ध ऐतिहासिक पुस्तक जिसको इतिहास की मान्यता प्राप्त है, वो कौन सी पुस्तक है? कलहड़ की राज तरंगिणी। कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा में लिखी गई, और कलहड़ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 3 अन्य विद्वान आए, जैसे जोनराज, श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट। इन्होंने कलहड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया,
उसी कलहड़ की राजतरंगिणी में उल्लेख किया गया है कि अशोक बौद्ध बनने से पूर्व शैव था, यानी शैव धर्मावलंबी था या शैव धर्म को मानने वाला था। और अशोक ने कश्मीर के श्रीनगर में क्या किया था, श्रीनगर नामक नगर की स्थापना भी की थी। तो हम कह सकते हैं कि कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक है और उसने कश्मीर के वितिस्ता, वितिस्ता मतलब क्या, झेलम नदी, ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, झेलम, यहाँ वितिस्ता दिया गया है तो घबराइएगा मत। वितिस्ता मतलब झेलम, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। अगर कभी कोई पूछ ले कि श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सम्राट अशोक के द्वारा की गई। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य निश्चित बातों को कर लेते हैं। जैसे कहा गया कि कलहड़ की राजतरंगिणी तो हो ही गई कि भाई वो क्या है करता है, अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी है जिसका नाम है कारुआकी, उसका उल्लेख है। चूंकि यह बात कौशाम्बी अभिलेख में आई है, इसीलिए कौशाम्बी अभिलेख को कभी कभी रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक ने अपनी एक रानी कारुआकी का उल्लेख किया है और उसमें एक पुत्र है, उसका नाम है तिवर, उसका भी उल्लेख किया गया है। यानी कि अपनी रानी कारुआकी और अपने पुत्र तिवर के बारे में अशोक क्या करता है, यहां से जानकारी देता है। फिर हम पाते हैं कि उसके काल में जो सबसे बृहद घटना घटी। अब जैसे हमने आपसे कहा था, जरा हम नोटबुक पे आ जाते हैं, जरा यहां आ जाइएगा और समझिएगा। जब हम अशोक को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमने कहा कि इसे हम दो भाग में बांट लेते हैं। पहला चंड अशोक और दूसरा धम्म अशोक। ठीक है, चंड अशोक में हम पा रहे हैं कि यह गवर्नर बना, उज्जैनी में रहा, तक्षशिला में रहा, बड़े बड़े विद्रोहों को दबाया, साथ ही इसका 261 ईस्वी पूर्व तक का सफर, यानी कलिंग विजय तक का सफर। ठीक है, फिर उसके बाद कलिंग विजय के बाद हम देखते हैं कि अशोक ने जो कलिंग विजय किया उस समय ढेर सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली। क्या मिलती है भाई, हम पाते हैं कि 1 लाख लोगों को मार दिया गया, लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। तो इसमें अशोक को द्रवित हुआ मन, तो उसने चंड अशोक यानी कि युद्ध का रास्ता का परित्याग किया और उसकी जगह पे धम्म की बात शुरू की। यानी कि कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध जो किया, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या करता है, कलिंग का युद्ध करता है। और ये ध्यान रखिएगा, कोई इस चीज में गड़बड़ी मत करिएगा कि अपने शासना काल के किस वर्ष में कलिंग युद्ध किया, अपने शासना काल के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और इसमें युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 लोगों को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। यानी कि 2.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हताहत किया गया। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय जो कलिंग का शासक था उसका नाम था नंदराज। नंदराज यह कोई राजा था जो राज्य कर रहा था। हालांकि नंदराज के बारे में जब उड़ीसा के इतिहास को आप ठीक से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि यह एक अल्पवयस्क शासक है, यह किसी के संरक्षण में शासन कर रहा था और जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसका संरक्षक छोड़कर उसे चला गया। यानी कि नंदराज एक अल्पवयस्क शासक था और इस पर क्या किया गया, अशोक के द्वारा एक बृहद युद्ध करके जिसमें 1 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1.5 लाख लोगों को क्या किया गया, हताहत करके कलिंग का राज अधिग्रहित किया गया। लेकिन एक बात सोचिए कि आखिर कलिंग का चुनाव अशोक ने क्यों किया। हम जानते हैं कि जब पाटलिपुत्र की स्थिति देखेंगे तो हम पाएंगे कि पूरा बंगाल और उड़ीसा की क्षेत्र सीमा पड़ती है। अब वहां पे देखेंगे कि वहां पूरब की तरफ जो बंदरगाह या समुद्री मार्ग से वो क्षेत्र पाटलिपुत्र को जोड़ रहा था। कोई भी युद्ध हो उसका कारण कोई एक नहीं होता है, बल्कि उसके मूल में सबसे ज्यादा अर्थ छिपा होता है। यानी कि हम देखते हैं कि कलिंग पर अधिकार करने के पीछे अशोक के कई मंतव्य थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, यानी कि पाटलिपुत्र को समुद्री मार्ग से जोड़ना। यानी कि समुद्री आयात निर्यात वाला जो मार्ग था वो कलिंग यानी उड़ीसा होते हुए जा रहा था, उस
पर अधिकार करके, उस पर आधिपत्य करके वहां के समस्त बंदरगाहों को अपने आधिपत्य में लेना। फिर कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक स्वयं अपने 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा करता है। कई बार पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, तो किसमें की गई है, तो कहते हैं कलिंग युद्ध की चर्चा उसने 13वें शिलालेख में किया है। फिर अपने विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। पहला केंद्र था उत्तरी केंद्र, दूसरा दक्षिणी केंद्र। जो उत्तरी केंद्र था उसकी राजधानी तोसली रखी गई और जो दक्षिणी केंद्र था उसकी राजधानी समापा रखी गई। तो कई बार यह पूछा है कि कलिंग पर अधिकार किया तो कलिंग को कितने भागों में विभाजित किया, 2 भाग में, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। उत्तरी कलिंग जो आएगा वो किसके अधीन रहेगा, उसकी राजधानी क्या होगी, तोसली होगी, और दक्षिणी कलिंग उसकी राजधानी क्या होगी, समापा होगी। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग की राजधानी मौर्य काल में बाई ऑप्शन देकर अगर पूछ ले तोसली या समापा, किसी एक का जिक्र करे तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक उत्तर का है एक दक्षिण का है, तो कभी कभी अन्य नाम देकर भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे। ठीक, अब इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या बढ़ते हैं भाई, तो देखते हैं प्लिनी, जो कि हम जानते हैं प्लिनी कौन है, तो हमने कहा था प्लिनी एक यूनानी विद्वान है। कहता है कि अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पे आक्रमण किया था। और इस बात को हमने अभी अपने चर्चा में कहा कि साम्राज्य विस्तार या राज्य को अधिग्रहित करने का जो राजा का प्रयास होता है वो किसी एक कारण से नहीं होता है, और साथ ही राज्य पे कहीं भी आक्रमण होता है तो ध्यान रखिएगा उसके मूल में अर्थ छिपा होता है। अब ये सोचिए कि चाइना कभी भी अरुणाचल प्रदेश लेने की क्यों बात करता है, क्यों पाकिस्तान ने कारगिल पे ही हमला किया, तो आप जब पढ़ेंगे गहराई से तो आपको मालूम चलेगा कि अरुणाचल में काफी कोयले की खदानें हैं, वहां मिनरल्स हैं, इसलिए उसको लेने की बात करता है। ऐसा नहीं है कि अरुणाचल के लोगों के प्रति उसकी सांस्कृतिक या हमारी तरह दिखते हैं इसलिए बहुत उसका प्रेम जग गया है, ऐसा नहीं है। वहां पर जो संसाधन है उसकी लड़ाई है, आज एनर्जी की लड़ाई है, उसी तरीके से उस समय भी साधन संसाधन तक पहुंचने की लड़ाई थी कि जो साधन या संसाधन है उस पर एक व्यक्ति का अधिक से अधिक अधिकार हो सके। इस क्रम में हम देखते हैं कि व्यापार व्यावसायिक दृष्टिकोण को मौर्यों ने मजबूत करना चाहा या अशोक ने मजबूत करने का प्रयास किया, और पश्चिम के साथ साथ पूरब के बंदरगाहों पर भी एकाधिपत्य बनाने का प्रयास किया गया था अशोक का, ताकि मौर्य साम्राज्य की वैदेशिक आयात निर्यात नीति को क्या किया जा सके, पुष्ट किया जा सके, इसलिए यह हमला किया गया। फिर आचार्य चाणक्य का क्या मत है इस बारे में कि कलिंग का आक्रमण क्यों अशोक ने किया, तो आचार्य कहते हैं कि कलिंग उस समय हाथियों का सबसे बड़ा स्रोत था, वहां से हाथी बहुतायता में प्राप्त किए जा सकते थे, इसलिए कहते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कलिंग को हाथियों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है, और इन्हीं हाथियों की प्राप्ति के लिए अशोक ने क्या किया था, कलिंग पे आक्रमण किया था। अब अशोक के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेके पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। यानी कि जो संकल्पना चक्र की चल रही थी, चक्र जिसमें हम कहते हैं कि मौर्यकालीन राज्यों को चक्र कहकर संबोधित किया गया, क्या था, तो हमने कहा था कि पहला राज्य उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा प्राची, और चौथा अवंती, और पांचवा कौन हो गया, कलिंग। और कलिंग कौन ले आया, अशोक। ध्यान रखिएगा, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची और अवंती ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, बिंदुसार के समय थे, लेकिन कलिंग नहीं था। कलिंग कौन लेके आ गया, अशोक लेके आ गया। यानी कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ने वाला कौन, अशोक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असम में अशोककालीन साक्ष्य मिले हैं। अब अशोककालीन साक्ष्य असम में भी मिले हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि क्या असम मौर्य साम्राज्य से बाहर था, नहीं, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत असम के कुछ क्षेत्र थे। हाँ, असम से जो बाहर जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं,
तो वो जो है यानी कि ये वाला जो रीजन है, आप देखते हैं ये रीजन, इसमें सिर्फ असम शामिल है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये सब शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना होगा ये कि असम का कुछ हिस्सा शामिल है, बाकी पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो शामिल नहीं है। इसीलिए हमारे मैप में भी देखे होंगे कि बंगाल और असम के ही कुछ एरिया को इंगित किया गया है, पूर्वोत्तर के और क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। उसमें और लोगों को बात नहीं की गई कि मेघालय भी आ गया, आपका सिक्किम भी आ गया, अरुणाचल प्रदेश भी आ गया, इनकी बात नहीं की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं तो हम जिसके लिए सम्राट अशोक जाने जाते हैं। अब सम्राट अशोक अपनी विजय के लिए भारतीय इतिहास में कभी नहीं जाने गए। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक अपने बौद्ध धर्म के प्रति जो अगाध प्रेम है, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है, बौद्ध धर्म का जो फैलाव है, उसके लिए जाने गए। इतिहास कहता है कि बौद्ध धर्म भले ही भगवान बुद्ध ने चलाया, लेकिन उसको प्रचारित प्रसारित करने का कार्य, उसको आगे बढ़ाने का कार्य सम्राट ने स्वयं किया था। लेकिन उसके पहले हम यह देख लें कि सम्राट अशोक के जीवन में कुछ चीजें छूटी हैं यहाँ। जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि उनकी पत्नियों का, तो देखिए सम्राट की पत्नियों के कुछ नाम हैं। जैसे पहली पत्नी असंघमित्रा, ठीक है। दूसरी महादेवी, ठीक। तीसरी पद्यावती, चौथी के रूप में तिस्रक्षिता, और चौथी जिसका उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में है, जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, कारुआकी। यानी सम्राट के पत्नी के रूप में 5 नाम मिलता है, असंघमित्रा, महादेवी, पद्यावती, तिस्रक्षिता और कारुआकी। यानी कि ये 5 नाम हैं जो सम्राट के साथ जुड़ते हुए पत्नी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे अशोक और बौद्ध धर्म की, कि अशोक और बौद्ध धर्म क्या है। ठीक है, वो बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बताइए तो